हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से यूजुअली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार नहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो क्वेश्चंस आता है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो देखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो पहले जानते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, उसके बाद उन रूल्स को हम देखेंगे जिनकी हेल्प से हम पेडिग्री को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। सो पेडिग्रीज आर यूज्ड टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट थ्रू आउट अ फैमिली इन सेवरल जनरेशन। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक मदर और फादर से कोई एक ट्रेट उनके ऑफस्प्रिंग्स में आता है, वेदर शी इज अगेन अ डॉटर और सन, और फिर वो कैरेक्टर फिर से जिस भी मेल के साथ में हम अगर मीटिंग होती है तो वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाता है या नहीं जाता है, तो उस एक पैटर्न को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कोई कैरेक्टर जाता है तो उस कैरेक्टर को किस तरीके से अगली जनरेशन में जाना है, उसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सो अगेन वी read this definition. Pedigrees are used to analyze the pattern of inheritance of a particular trait throughout a family in several generations. It shows the presence of or absence of a trait and it relates to the relationship among parents. तो यहाँ से हम वो रिलेशनशिप चेक करते हैं मदर और फादर से, और मे बी उसके ऊपर की जो जनरेशन है उस वहां से, राइट, उसके ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि यहाँ से मदर फादर से ऑफस्प्रिंग्स में भी उस ट्रेट को चेक करते हैं, और साथ ही साथ हम उन सिबलिंग्स में भी चेक करते हैं जो उस ट्रेट का कैरियर या डिजीज होता है। अब इस पैटर्न को यूज कौन करता है? दिस पैटर्न और पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड फॉर द जेनेटिक काउंसलर टू एडवाइज द intending couples about the possibility of having children with genetic defects. कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें जो एक ट्रेट है वो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, तो ऐसी फैमिलीज को बेसिकली वो जेनेटिक काउंसलर से मीटिंग करते हैं और पता करते हैं कि हमें जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है उस ट्रेट के आने की। तो वो एनालिसिस जो की जाती है वो जेनेटिक काउंसलर के थ्रू की जाती है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द पेडिग्री एनालिसिस वी मस्ट नो द सिंबल्स जिसकी हेल्प से हम वो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमें ये सिंबल्स याद हैं तो हम पेडिग्री एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। ये स्क्वायर बॉक्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है मेल को, और यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। ये हमें याद रखना है, और क्योंकि दोनों ही सर्कल और जो हमारा स्क्वायर है वो दोनों ही कलरफुल नहीं है या डार्क नहीं है, तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम अनअफेक्टेड बोलते हैं, जिसमें वो कैरेक्टर हमें दिखाई नहीं देता है या उसमें वो जीन नहीं होता है। जब वही बॉक्स हमारे या वही सर्कल हमारा डार्क हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इंडिविजुअल हमारा अफेक्टेड हो जाता है। अगर वो हाफ सर्कल है, हाफ हमारा डार्क है और हाफ हमारा क्लियर है, यानी कि वहां पर कोई कलर नहीं भरा हुआ है, ब्लैक कलर नहीं है, तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है हेटेरोजाइगस कंडीशंस की, यानी कि वो इंडिविजुअल वेदर इट इज फीमेल और अ मेल दैट इज अ कैरियर। जैसे कि अगर एक जीन उसमें म्यूटेटेड है और एक जीन उसमें म्यूटेटेड नहीं है। दूसरी अगला सिंबल हम देखते हैं। इस सिंबल में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर को या हमारा जो सर्कल है उसको क्रॉस किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी जो भी इंडिविजुअल था दैट इज नो मोर, वो डिजीज हो चुका है, यानी कि वो मर चुका है। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन होता है कि दैट इंडिविजुअल डिड नॉट सर्वाइव।
नेक्स्ट आते हैं जहां पर हम इस एरो को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो से रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि जो भी अफेक्टेड मेल या फीमेल है उसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारा इंडेक्स केसेस में है, यानी कि जहां से हमें शुरुआत कर रहे हैं, वो उसको हम हमेशा एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये कंडीशन जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन की है। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल या जो हमारे स्क्वायर है, इसको हमने हाफ कलर या हाफ डार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑटोजोमल कैरियर होता है। लेकिन अगर हम सर्कल में एक डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कंडीशन आती है हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन, एंड दैट इज ओनली विद द एक्स लिंक्ड। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी कि अगर हमारे, जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, तो अगर कोई एक एक्स में कोई एक म्यूटेटेड जीन है तो उस फीमेल को हम यहाँ पर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोम नंबर 11 है और इस क्रोमोसोम नंबर 11 में सपोज ये वाला जो क्रोमोसोम है ये अफेक्टेड है या डिफेक्टेड है, यहाँ पर जो है कोई जीन म्यूटेटेड है, तो इस वाली फीमेल में हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, अगर वो मेल है तो फिर इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर वहां पर एक्स लिंक्ड है तो हम फिर इस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस टाइम पर दोनों ही सिंबल्स, यानी कि जो हमारे स्क्वायर है और जो हमारा बॉक्स है, जो हमारा सर्कल है, इसके बीच में एक लाइन को अगर हम कनेक्ट करते हैं, सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द मैरिज और मेटिंग। अगर वहां पर डबल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रखा है तो वो इंडिकेशन होता है कि बहुत ही जो क्लोज रिलेशंस में अगर शादी हो जाती है, सिबलिंग्स में शादी हो जाती है, तो वहां पर हम इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उस लाइन को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, तो इट मींस द जो कपल है वो अब क्या हो चुके हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं और डाइवोर्स हो चुके हैं। अगले केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही एरो से एक बॉक्स और सर्कल दोनों को इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये एक ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसे ट्विंस जो दोनों ही क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। ये ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस एंड दिस, इट मींस देयर आर द 2 सन which are non identical, जिसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस भी हम बोल देते हैं। इस केस में जहां पर दोनों ही सर्कल, वो ये ऐसे भी हो सकता है, लाइक एक बॉक्स हम यहाँ पर बनाएं और फिर इसको कनेक्ट कर दे। यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि दो जो फीमेल हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और मोनोजाइगोटिक हैं, और यहाँ पर 2 सन हैं जो कि मोनोजाइगोटिक हैं, तो ये दोनों ही आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने तरह के इनहेरिटेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो ट्रेट्स हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे वो एक है ऑटोसोमल और दूसरा है सेक्स लिंक्ड टाइप्स के जो ट्रेट्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, लाइक ह्यूमन बींग्स में, 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम एक ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो कि 1 to 22 पेयर्स तक होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23rd पेयर जो होता है XX या XY, वो हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो अगर वो ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन है वो ऑटोसोम्स पर लोकेटेड होता है, तो उन ट्रेट्स को या उन डिसऑर्डर्स को हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर कह देते हैं। और अगर वो जीन X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है तो हम उसको सेक्स लिंक्ड टाइप्स का डिसऑर्डर कह देते हैं। फर्दर जो ऑटोसोम्स हैं और सेक्स लिंक्ड जो ट्रेट्स हैं उनको हमने फर्दर डिवाइड किया गया है फर्दर कैटेगरी में, दैट इज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। अगर जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिविजुअल में किसी भी हाइब्रिड में या एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में अगर 2 तरह का एलील्स, 2 तरह की कॉपीज पाई जाती हैं, तो उसमें से कोई एक कॉपी डोमिनेंट होती है और कोई एक कॉपी रिसेसिव होती है। तो अगर जो म्यूटेशन है जिसकी वजह से जो डिफेक्टेड जीन्स है, अगर वो डिफेक्टेड जीन्स दूसरे एलील पर अगर वो डोमिनेंट हो जाता है तो उस तरह के ट्रेट्स को, उस तरह के कैरेक्टर्स को हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो जीन
डिफेक्टेड होने के बाद भी अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो उस टाइप के हम डिफेक्ट्स को रिसेसिव टाइप का डिफेक्ट यहाँ पर हम कहते हैं। तो फर्दर जो ट्रेड्स है या जो उसका इनहेरिटेंस है उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज द ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, जैसा कि हमने अभी जाना कि रिसेसिव अगर है तो इट मींस उसका एक्सप्रेशन तभी पॉसिबल है जब वो एक होमोजाइगस कंडीशन में होगा, एंड द जीन्स आर लिंक्ड टू द ऑटोजोम्स। The second one is the autosomal dominant inheritance. Autosomal dominant inheritance it means the single copy of gene is sufficient to bring that characters, and again the gene is linked to the autosomes. थर्ड हमारे पास है दैट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस. इट मींस दिस टाइम द जीन इज लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स लाइक X and Y, and it is because it is recessive, it means that does not bring any characters if it is in heterozygous condition. And this is the dominant inheritance. It means again it is linked to the sex chromosome. It is sex linked dominant inheritance. It means that is the gene is linked to the sex chromosome and only one copy is enough to bring the characters. Okay, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो disorders और inheritance of disorders उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है. Now we understand one by one what is the autosomal recessive inheritance, dominant, and the sex linked recessive and dominant inheritance. सबसे पहले हम लेते हैं autosomal recessive inheritance. ये हमें पता है कि अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर है, जैसा कि हम मेंडल की जो जेनेटिक्स है, जो मेंडल्स के रूल्स हैं उसको भी हम पढ़ते हुए आए हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर्स हमें तभी दिखाई देता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है. अगर क्योंकि जैसे भी हमने स्मॉल टी किया था तो वहां पर हमें उसका कैरेक्टर दिखाई दिया था, लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हमें ये कंडीशंस, ये कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है. और ऑटोजोम्स का मतलब है कि वो जीन हमारे ऑटोजोम्स से कनेक्टेड है, ऑटोजोम्स पर लोकेटेड है. सो ट्रेट दैट इज लोकेटेड ऑन एन ऑटोजोम. सबसे पहली बात यह है कि वो कैरेक्टर, वो जीन ऑटोजोम्स पर लोकेटेड है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम. एक चीज आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं तो आपका ध्यान इन वर्ड्स पर जरूर जाना चाहिए कि वो ऑटोजोम्स है या वो सेक्स लिंक्ड है, वो रिसेसिव है या फिर वो डोमिनेंट है. बिकॉज ये जो 4 वर्ड हैं, ये 4 वर्ड ही आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता चला कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, वो जो जीन है वो ऑटोजोम्स पर लोकेटेड होता है. दूसरा जो यहाँ पर रूल है वो क्या है, द 2 कॉपीज ऑफ डिफेक्टिव जीन शुड बी प्रेजेंट. अगर वहां पर 2 कॉपी होंगी तभी वो पॉसिबल है कि वो कैरेक्टर हमें दिखाई देगा, अदरवाइज वो एक कैरियर की तरह से हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन है बना रहेगा. सो 2 कॉपीज ऑफ अ डिफेक्टेड जीन शुड बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल टू कॉज द डिसऑर्डर. ये बात याद रखनी है. दूसरा थर्ड रूल यहाँ पे क्या आता है, थर्ड रूल यहाँ पे होता है कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है सो ऑफन स्किप द जनरेशन. कोई जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में वो कैरेक्टर्स हमें विजिबल हो, दिखाई दे. तो जनरली जब भी हमें दिखाई देता है कि जनरेशन में कोई एक गैप आ जाता है, हमें वो कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है, तो उस चार्ट को देखते ही, पेडिग्री चार्ट को हम समझ जाते हैं कि ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है. इक्वली अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल. दिस इज द 4th रूल. क्योंकि ये जीन, ये जो कैरेक्टर है, ये ऑटोजोम्स से जुड़ा हुआ है और ऑटोजोम्स मेल और फीमेल में सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इस तरह से वो जो कैरेक्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स से जुड़ा हुआ नहीं होता है. तो इट इक्वली अफेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड. अगर दोनों ही पेरेंट्स के पास दोनों ही एलील्स म्यूटेटेड है तो डेफिनेटली ऑल चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड. अगर हम मान के चले कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये उसका पेयर में दूसरा एलील है और यहाँ पर दूसरे पेरेंट्स में है, और यहाँ पर कोई भी एक जीन जो इस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वो जीन यहाँ पर म्यूटेट हो गया है और दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पे क्योंकि अफेक्टेड है, अफेक्टेड का मतलब ये है कि दोनों ही
होमोजाइगस कंडीशन में, तो 100% जितने भी यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी किड्स होंगे, जो भी चिल्ड्रन होंगे, वो सारे के सारे ही अफेक्टेड होंगे। तो 100% अफेक्टेड वहां पर होगा ही। नेक्स्ट लेते हैं अनअफेक्टेड इंडिविजुअल इज मेटिंग विद अफेक्टेड इंडिविजुअल। इस बार क्या किया है कि एक इंडिविजुअल तो यहाँ पर अफेक्टेड है और दूसरा इंडिविजुअल यहाँ पर अनअफेक्टेड है। ऑल द चिल्ड्रन विल बी अनअफेक्टेड, बट ध्यान रहे ये जो चिल्ड्रन होंगे ये कैरियर जरूर होंगे। अगर हम देखें, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करें और इस इंडिविजुअल को हम नॉर्मल बनाएं, तो एक क्रोमोसोम यहाँ से जो आता है वो अफेक्टेड आएगा, एक क्रोमोसोम जो आता है वो डिफेक्टेड आएगा और एक क्रोमोसोम यहाँ से नॉर्मल आएगा। तो क्योंकि ये एक कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव है, तो इसलिए यहाँ पर वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं करेगा और ये जो इंडिविजुअल होगा ये अनअफेक्टेड होगा बट कैरियर होगा। सिमिलरली यहाँ से एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव आएगा, एक क्रोमोसोम यहाँ से नॉन डिफेक्टिव आएगा, तो कैरेक्टर जो है वो सप्रेशन में रहेगा, एक रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, इसलिए यहाँ पर कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली जितने भी चिल्ड्रन होंगे वहां पर वो सारे अनअफेक्टेड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल लेते हैं, इफ एनी ऑफ द चिल्ड्रन इज अफेक्टेड। अगर हमें किस जो प्रोजेनी है उसमें हमें कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड दिखाई देता है, इट मींस बोथ पेरेंट्स आर कैरियर और वन इज अफेक्टेड एंड अनदर इज कैरियर। दोनों कंडीशंस वहां पे लग सकती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये पेरेंट जो है वो कैरियर हो और एक पेरेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अफेक्टेड हो। तो एक कंडीशन जरूर बनेगी कि जिस टाइम पर ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ अगर आ जाता है तो ये वाला इंडिविजुअल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया, इफ एनी ऑफ द चिल्ड्रन, अगर इस प्रोजेनी में कोई भी एक चिल्ड्रन ऐसा होता है जो अफेक्टेड होता है, इट मींस बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। या तो ऐसी कंडीशन हो कि दोनों ही पेरेंट्स जो है वो कैरियर हो सकते हैं, इस कंडीशन में भी हो सकता है कि ये क्रोमोसोम जब इस क्रोमोसोम के साथ जाएगा तो कंडीशन यही आएगी और ये इंडिविजुअल में क्योंकि होमोजाइगस डिफेक्टिव जीन आ जाता है तो यहाँ पर कैरेक्टर शो जरूर होगा। और अगर एक कंडीशन में तो ये भी बनती है और दूसरी कंडीशन में दोनों ही पेरेंट्स एक पेरेंट्स यहाँ पे अफेक्टेड है और एक पेरेंट्स यहाँ पर कैरियर है, तो इस कंडीशन में भी ये कंडीशन आ सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। थैलासीमिया, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। सिस्टिस फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनूरिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज, गैलेक्टोसीमिया, विल्सन डिजीज, एल्केप्टोनूरिया एंड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। These are some examples which are autosomal recessive, right? और इनका जो जीन होता है वो ऑटोजोम्स पर लोकेटेड होता है और अगर उनमें म्यूटेशन हो जाता है तो वहां पर एक और वो इंडिविजुअल होमोजाइगस कंडीशन में डिफेक्टिव जीन्स को रखता है, तो वहां पर ये कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब एक हम पेडिग्री पे स्टडी करते हैं कि किस तरह से इस तरह की पेडिग्री को हम एनालाइज करते हैं। ये पेडिग्री हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव से ही ली गई है। तो आपको जैसा कि अभी हमने बताया था कि एक पेरेंट जो है यहाँ पर अफेक्टेड हो सकता है और एक पेरेंट यहाँ पर जो है वो अनअफेक्टेड हो सकता है, तो उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे नॉन अफेक्टेड होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ये क्या है, ये नॉन अफेक्टेड है, तीनों ही चिल्ड्रन यहाँ पर नॉन अफेक्टेड है। और यहाँ पर एक पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है, एक पेरेंट का अभी हमें पता नहीं है, हो सकता है वो कैरियर है। क्यों कैरियर है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड आ रहा है और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर दोनों ही जीन, यहाँ पर दोनों जीन, ये तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों जीन हमारे यहाँ पर अफेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों जीन अफेक्टेड है, डिफेक्टिव है, और जिस टाइम पर यहाँ पर एक जीन तो डिफेक्टिव है और एक जीन हमारा नॉर्मल है, तभी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, और बाकी दो चिल्ड्रन यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो इंडिविजुअल है, क्योंकि ऊपर से जब यहाँ पर एक जीन डिफेक्टिव है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है कि अगर चिल्ड्रन जो हैं वो सारे अनअफेक्टेड हैं लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो इंडिविजुअल है क्या है, ये कैरियर है। क्यों कैरियर है, उसका रीजन ये है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में हमें फिर से एक अफेक्टेड मिल रहा है, तो इस इंडिविजुअल के पास दोनों ही जीन जो हैं वो डिफेक्टिव है
और यहाँ पर एक जीन तो डिफेक्टिव है और एक जीन जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि एक जीन यहाँ से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और एक जीन यहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंडिविजुअल में ये वाला जीन जो कि डिफेक्टिव है और ये वाला जीन जो कि डिफेक्टिव है जब आ जाएंगे तो ये जो है अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन इस वाले इंडिविजुअल में जो जीन आएंगे, जो एलील्स आएंगे, वो एक डिफेक्टिव होगा और एक नॉर्मल होगा, तो ये वाला फिर से यहाँ पर कैरियर बन के रह जाएगा, लेकिन वो कैरेक्टर हमें यहाँ पर शो नहीं होगा। एक चीज यहाँ पर आप और देख सकते हैं जो अभी हमने बात की थी कि जब भी रिसेसिव कैरेक्टर होता है तो वहां पर जनरली जो जनरेशन है वो स्किप हो जाती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर ये जनरेशन जो है स्किप, इस जनरेशन में हमें यहाँ कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है और नेक्स्ट जनरेशन में हमें फिर थर्ड जनरेशन जो हमारी है उसमें फिर हमें ये कैरेक्टर दिखाई दे जाता है। यहाँ पर भी सेकंड जनरेशन में ये कैरेक्टर नहीं है, लेकिन थर्ड जनरेशन में हमें ये कैरेक्टर दिखाई दे जाता है, क्योंकि इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दिस इंडिविजुअल इज कैरियर, क्योंकि यहाँ से एक डिफेक्टिव जीन जरूर आएगा, तो यहाँ से जब ये डिफेक्टिव जीन इसमें आएगा तो ये कैरियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डिफेक्टिव जीन आएगा तो ये कैरियर होगा, और जब यहाँ से वो डिफेक्टिव जीन एलील और एक एलील इस इंडिविजुअल से जो कि डिफेक्टिव है दोनों मैच हो जाते हैं तो यहाँ पर अफेक्टेड हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट किया गया है, तो इट मींस दिस पेडिग्री चार्ट इज रिलेटेड टू द autosomal recessive character. I hope you understood it. Now we understand the next, that is the autosomal dominant. In case of autosomal dominant inheritance, फिर से हमें कुछ रूल्स को याद रखना है। क्या रूल्स है? पहला रूल्स देखते हैं, the trait that is located on an autosome, because autosomal disorder है तो डेफिनेटली autosomes पर ही located होगा और वहां पर कोई सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होगा। And second, because it is a dominant character, so only one copy of defected gene in an individual is enough to bring disorder. एक कॉपी भी अगर होती है क्योंकि वो डोमिनेंट हो जाती है तो वो कैरेक्टर्स को शो कर देती है। Traits often do not skip generation. देखा आपने कि जिस टाइम पर हमने रिसेसिव पढ़ा था तो वहां पर जनरेशन स्किप हो जाती थी, लेकिन डोमिनेंट में एक कॉपी भी काफी होती है कैरेक्टर्स को लाने के लिए, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन को स्किप नहीं करते हैं। Again, because it is linked to the autosomes, so equally affect both male and female and transmitted by either sex. वो मेल से भी आ सकता है और फीमेल से भी अगली जनरेशन में जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो अफेक्टेड जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है। सी, अगर यहां पर ये जो इंडिविजुअल है ये अफेक्टेड है और क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो फिनोटाइप हमें दिखाई दे जाएगा, तो इस कंडीशन में भी यहां पर 50% चांसेस हैं कि आप ये देखें, अगर ये हमारा ये कॉम्बिनेशन बनता है तो यहां पर अफेक्टेड डेफिनेटली होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा बनता है तो यहां पर एक जो एलील होगा वो डिफेक्टेड होगा और दूसरा एलील यहाँ पर नॉर्मल होगा, इट मींस ये भी अफेक्टेड होगा। ये जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में जाता है तो फिर से यहाँ पर क्योंकि दोनों एलील्स ये जो है हाँ इसके साथ जाता है तो फिर से एक एलील डिफेक्टिव है और एक एलील नॉर्मल है, तो ये भी डिफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों साथ में जाते हैं तो वहां पर नॉर्मल आने के चांस है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो केवल 25% प्रोबेबिलिटी है कि जो इंडिविजुअल जो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल होगा वो नॉर्मल होगा, जबकि जैसा कि मेंडल ने बताया था कि 3:1 के चांस होते हैं जब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन को इस तरह से क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर ऑल चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड, ऑल नहीं हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड, यानी कि 75% चांस होता है कि वहां पर अफेक्टेड चिल्ड्रन हो। अगर अनअफेक्टेड इंडिविजुअल इज मेटिंग विद अफेक्टेड इंडिविजुअल तो 50% चिल्ड्रन मे बी अनअफेक्टेड। इट मींस अगेन ये जो कंडीशन यहाँ पे रखी गई, अगर एक इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है यानी कि ये जीन उसका यहाँ पर ये डिफेक्टिव है और
अगर इसकी मेटिंग अगर हमारी एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल से होती है तो यहाँ पर जिस टाइम पर ये दो क्रोमोसोम साथ साथ जाएंगे या ये इसके साथ जाएगा तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर क्योंकि डिफेक्टिव जीन आ जाएगा और तो यहाँ पर 50% जो चिल्ड्रन होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, लेकिन जब ये इसके साथ जाएगा या इसके साथ ये जाएगा तो ये नॉन डिफेक्टिव नॉन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स यहाँ पर होंगे। तो ये दोनों जो हैं यानी कि इस केस में यहाँ पर 50% जो चिल्ड्रन होंगे वो डिफेक्टिव होंगे। नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ द चिल्ड्रन इज अफेक्टेड मींस बोथ पेरेंट्स आर कैरियर और वन इज अफेक्टेड एंड अनदर इज कैरियर। ऐसा भी हो सकता है इफ एनी ऑफ द चिल्ड्रन, अगर कोई भी एक बच्चा वहां पर अफेक्ट हो जाता है तो पेरेंट्स जो हैं या तो वो कैरियर हैं या फिर उनमें से एक कैरियर है और एक अफेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉर्मल भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल यहाँ पर हमारा जो है वो अफेक्टेड है और एक जो है वो नॉर्मल है, तो भी हमारा क्या है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में हमें वो फिनोटाइप देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, इसके हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। इसके एग्जांपल्स में है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये कोलेस्ट्रोल H आएगा, इट इज कोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है। मार्फन्स सिंड्रोम, इसके ऊपर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं मार्फन सिंड्रोम्स में। हचिंगसन कोलेरा, दैट इज अगेन डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, एंड ब्रैकिडेक्टाइल जिसमें फिंगर्स जो है वो स्मॉल रह जाती हैं। तो इस तरह के सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस को शो करते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द पेडिग्री ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। सो हियर यू कैन सी दैट कि ये जो फीमेल है ये कंप्लीटली अफेक्टेड है। अब इसका जो जीनोटाइप है वो दो हो सकते हैं, या तो वो कैरियर हो, एक ही जीन उनका अफेक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो जीन है वो अफेक्टेड हो। तो यहां पर क्योंकि अगली प्रोजेनी में जो ये 3 प्रोजेनी में से केवल 2 प्रोजेनी ही आप देखेंगे अफेक्टेड है, जबकि एक प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी ये है कि ये चांसेस नहीं है, ये जीनोटाइप नहीं होगा। क्योंकि अगर ये जीनोटाइप होता तो इस इंडिविजुअल में भी एक ऑटोसोम यहाँ से आता और ये इंडिविजुअल भी 100% अफेक्टेड होता, इसलिए यहाँ पर ये जीनोटाइप नहीं होगा, ये जीनोटाइप यहाँ पर होगा। और इस इंडिविजुअल में जो इसका जो जीनोटाइप है यहाँ पर इस इंडिविजुअल में, क्योंकि हमें पता है ये नॉर्मल है और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इनके जो दोनों एलील्स हैं वो नॉर्मल ही होंगे। तो जिस टाइम पर ये वाला एलील इस वाले एलील के साथ अगर फर्टिलाइज होता है, मीटिंग करता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अफेक्टेड इंडिविजुअल आने के चांस है। या ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ अगर मीटिंग करता है तो भी यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ अगर जाता है तो यहाँ पर कैरेक्टर्स आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एलील्स वहां पर नॉर्मल हो जाते हैं। तो एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया कि यहाँ पर यूजुअली जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन को स्किप नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हुई है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल हमारा नॉर्मल हो गया था, ये इंडिविजुअल हमारा नॉर्मल है जो कि सेकंड जनरेशन में है, तो ये भी नॉर्मल है हमारे पास, ये भी नॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो थर्ड प्रोजेनी है, थर्ड जनरेशन है, उसमें हमारा दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल है। नाउ इस जनरेशन को अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि ये कैरेक्टर्स यहाँ पे पूरी दोनों ही इसकी जो यहाँ पर जो एलील्स है वो एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है। अगर हम इस इंडिविजुअल को देखें तो यहाँ पर एक एलील हमारा डिफेक्टेड है और एक एलील यहाँ पर नॉर्मल है। तो नेक्स्ट प्रोजेनी में वो एलील्स दोनों में ही चला गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों इंडिविजुअल ही अफेक्टेड है। सिमिलरली इस पैटर्न में कि वो एलील्स यहाँ पर अगर हम देखें इसको इस तरह से, और ये क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो डेफिनेटली ये नॉर्मल ही होगा, तो दोनों ही एलील्स इसके नॉर्मल है। तो ये इस केस में ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ चला जाता है तो ये डिफेक्टिव हो जाता है, और ये क्रोमोसोम इसमें से दोनों में से किसी के साथ भी जाएगा तो ये। लेकिन इस केस में इन दोनों इंडिविजुअल में ये डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स ही आ जाता है, इसलिए दोनों इंडिविजुअल्स यहाँ पर अफेक्टेड हो जाते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस।
फिर से वही बात, जो रिसेसिव है इट मीन्स ओनली वन कॉपी इज डिफेक्टिव एंड अनदर कॉपी इज नॉर्मल, और रिसेसिव है तो एक कॉपी में वो अपने आप कैरेक्टर्स को शो नहीं करती है, और इस बार द जीन जो है, जो एलील्स हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। तो ट्रेट दैट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये बात हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेक्स लिंक्ड को हम यूजुअली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कह देते हैं। इन केस ऑफ मेल ओनली वन कॉपी ऑफ डिफेक्टेड जीन इज एनफ, बिकॉज हम ये जानते हैं कि मेल के पास एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है, इसलिए एक डिफेक्टिव एलील भी वहां पर काफी होता है। So one copy of defected gene is enough to bring disorder, but not in female. फीमेल में ऐसा नहीं होता, वहां पर 2 X होते हैं, और अगर उस 2 X में से एक X डिफेक्टिव हो जाता है तो जो दूसरा X है, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो वो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, इसलिए वहां पर वो कैरेक्टर्स शो नहीं होता है। सो बट नॉट इन फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल इट नीड्स बोथ डिफेक्टेड एलील्स, वहां पर दोनों अगर एलील्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बन जाती है, तो वहां पर वो कैरेक्टर शो हो जाता है। सो दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। ये अक्सर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड कोई डिसऑर्डर है, उसमें ज्यादा अफेक्टेड होने के चांस किसके होते हैं, मेल या फीमेल के? तो आंसर होगा मेल। Always the son gets trait from mother, because we know that कि in case of son or male the X chromosome always comes from the mother side। तो जो भी नेक्स्ट प्रोजेनी में जो बेटे होंगे, उनमें जो सन है, उनमें जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो मदर से आएगा। हु में बी आइदर अफेक्टेड और कैरियर। ऐसा भी हो सकता है कि उसके दोनों क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड हो या डिफेक्टिव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक डिफेक्टिव हो और एक नॉर्मल हो। तो अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम उस सन वाले सन में चला जाता है, तो वो सन जो है वहां पर डिफेक्टिव हो जाता है। Daughter is affected by carrier or affected mother and affected father, because we know that in case of female the one X chromosome comes from the father side and another X comes from the mother side. So the mother can be carrier or affected, but the father is always affected, because father is having only one X chromosome, and if that X chromosome is defective and the another X chromosome which is defective is coming from the another side, mother side, then definitely the female will be affected. The 50% son may be affected by carrier mother, because we know that there are the 2 X chromosomes, the one X is defective and one X is normal, and when we cross it with a normal male, so this X can go with this X and this X can go with this Y, and when this X will go with this X and this X will go this X। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जीनोटाइप में X एंड Y दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन इस जीनोटाइप में एक X म्यूटेटेड है और Y जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो 50% सन है वो affected होंगे if mother is carrier, but if mother is affected then 100% son will be defective, right? So there are some example जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पेडिग्री जो है वो यहीं से पूछी जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस से हैं। दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस की इसकी अलग से हम कुछ वीडियो फिर से बनाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस में जो होता है, बेसिकली जो इंडिविजुअल होता है वो कलर को, ग्रीन और रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अभी तक हमने जाना जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस था। तो यानी कि ये जो भी ट्रेट्स हैं वो एक्स लिंक्ड हैं और डोमिनेंट है। तो ट्रेट्स दैट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, पहली बात, इसलिए ये सेक्स लिंक्ड है। एंड क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए एक कॉपी भी काफी होती है। जैसा कि हमने बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर अगर होता है
तो अगर एक कॉपी वहां पर म्यूटेंट है या डिफेक्टेड है तो वो कॉपी भी उस कैरेक्टर को लाने के लिए कैपेबल होती है, जो कि रिसेसिव में नहीं होता है, क्योंकि अगर रिसेसिव में ऐसा होता है तो वहां पर होमोजाइगस कंडीशन होनी जरूरी होती है। तो डोमिनेंट में एक कॉपी भी काफी होते हैं। सो इन बोथ मेल एंड फीमेल वन कॉपी ऑफ डिफेक्टेड जीन इज एनफ टू ब्रिंग डिसऑर्डर। एक कॉपी ही काफी होती है उस डिसऑर्डर को लाने के लिए उस इंडिविजुअल में। सो जैसा कि हम जानते हैं सन गेट्स ट्रेट फ्रॉम मदर हु इज अफेक्टेड, तो क्योंकि जो सन है वो एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से लेता है, तो इसलिए अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है और मेल यहाँ पर नॉर्मल है तो जो भी सन होगा वो हमेशा मदर से ही अफेक्टेड डिफेक्टेड क्रोमोसोम्स को लेगा और यहाँ पर वो ट्रेट शो हो जाएगा। जबकि फीमेल में उसके आने के 50-50% चांस होते हैं, वो ये एक्स क्रोमोसोम के साथ भी आ सकता है और इस एक्स क्रोमोसोम के साथ भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई के साथ जाता है तो 50% चांस होते हैं कि सन में वो डिफेक्टेड भी हो सकता है और नॉन अफेक्टेड भी हो सकता है। डॉटर इज अफेक्टेड बाय अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड फादर। जो डॉटर है वो एक्स क्रोमोसोम मदर से भी ले सकती है और फादर से भी ले सकती है, राइट। ये कंडीशन भी बन सकती है, ये कंडीशन भी बन सकती है। तो जो डॉटर है वो मदर से भी रिसीव कर सकती है एक्स क्रोमोसोम और फादर से भी डिफेक्टिव जो जीन है उसको रिसीव कर सकती है। सो 50% सन में बी अफेक्टेड बाय हेटेरोजाइगस अफेक्टेड मदर, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में मदर है और अफेक्टेड है, तो 50% जो सन है वो यहाँ पर अफेक्टेड हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल विटामिन डी रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से रिकेट्स भी हो जाता है। अब हम इसका पेडिग्री चार्ट देखते हैं कि पेडिग्री चार्ट में इसको कैसे हमने एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर में कभी भी जो जनरेशन होती है वो स्किप नहीं होती है। ये हमारी जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है और ये जनरेशन 3 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों ही जनरेशन में हमें कैरेक्टर्स शो हो रहा है। यहाँ पर जो मदर है वो अफेक्टेड है, तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है कि इनके दोनों एक्स भी डिफेक्टेड हो सकते हैं और एक एक्स भी डिफेक्टेड हो सकता है। जबकि जो मेल है वो नॉर्मल है, क्योंकि वहां पर एक ही एक्स की कॉपी है और एक्स तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है इसलिए वो नॉर्मल है। तो यहाँ से क्योंकि अब हमें ये जानना है कि इस मदर का जो जीनोटाइप है वो ये है या ये है, तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो फीमेल है ये अगर दोनों जीन यहाँ पर डिफेक्टिव होते तो इस फीमेल के नॉर्मल होने के चांसेस 0 हो जाते, क्योंकि एक एक्स भी अगर इस मदर से यहाँ पर आ जाता और एक एक्स फादर से यहाँ पर आ जाता तो ये फीमेल भी अफेक्टेड हो जाती। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो मदर का जीनोटाइप है वो एक एक्स नॉर्मल है और दूसरा एक्स डिफेक्टिव है। सो वन एक्स इज कमिंग फ्रॉम दैट इज द नॉर्मल वन फ्रॉम द मदर एंड वन एक्स इज कमिंग फ्रॉम द फादर विच इज द नॉर्मल वन। तो दोनों ही एक्स यहाँ पर नॉर्मल है, इसलिए ये फीमेल यहाँ पर नॉर्मल है। सिमिलरली इन दिस सन this x is coming over here and this y is coming from this side, so this x and y is genotype of this son. But here in this son and this daughter, this x is coming and this y is coming from here and this x is coming here and this one x is coming from here. तो यहाँ पर जो जीनोटाइप बना वो ये वाला बना और यहाँ पर जो जीनोटाइप बना वो ये बना। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये फीमेल यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर जो सन है वो अफेक्टेड है, क्योंकि वहां पर एक ही जीन है और क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है एक जीन भी काफी है इस कैरेक्टर को लाने के लिए। तो यहाँ पर जो इस फीमेल में है वो ये एक्स आ रहा है यहाँ से और एक नॉर्मल एक्स आ रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फीमेल अफेक्टेड है। एक एक्स जो कि नॉर्मल है यहाँ से आ रहा है और एक वाई यहाँ से आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। वन एक्स विच इज नॉर्मल कमिंग फ्रॉम दिस मदर एंड वाई इज कमिंग फ्रॉम, तो दोनों ही सन यहाँ पर नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पर मदर
जो है वो नॉर्मल है। लेकिन ये x यहां से आ रहा है क्योंकि एक x हमेशा डॉटर फादर से रिसीव करती है, तो इसलिए कोई भी डॉटर वहां पर नॉर्मल नहीं होगी। I hope you understood this. Now we move to the next one, and that is Y-linked inheritance. In case of Y-linked inheritance, the gene जो भी हमारा डिफेक्टिव जीन है या जो जीन हमारे ट्रेट को कोड करता है, वो जीन हमारा Y क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि Y क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, सो द अफेक्टेड पर्सन आर ऑलवेज मेल। केवल मेल्स ही अफेक्टेड होंगे एंड ट्रांसमिट द ट्रेट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। एक फादर ही होते हैं जो सन तक इस ट्रेट को ट्रांसमिट करते हैं। इट मींस दैट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मदर साइड। सो व्हाट आर द देयर आर सम एग्जांपल्स, द वाई क्रोमोसोम्स इनफर्टिलिटी एंड सम केसेस ऑफ शेयर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस। सो इसका पैटर्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में तीनों ही जनरेशन में जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, क्योंकि सिंगल जीन है, सिंगल कॉपी होती है और वो जीन डोमिनेंट और रिसेसिव वाली कंडीशन नहीं होती है। हेमिजाइगस कंडीशन और हेमिजाइगस कंडीशन में भी वो जीन डोमिनेंट की तरह ही काम करता है। तो जो भी जितने भी यहाँ पर मेल हैं केवल वही अफेक्टेड है, और यहाँ पर क्योंकि ये मेल बाहर से एंट्री यहाँ पर किया हुआ है तो इसके दोनों ही मेल यहाँ पर नॉर्मल है। यहाँ पर दिस इज x एंड y, द y इज defective and x and x, so here this y is coming from here and this x is coming from here, so this x and y, again y is defective। तो दोनों यहाँ पर जो सन है वो फिर से अफेक्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो y है that is coming from the father side only, okay, the x and x is coming from here। ओके यहाँ पर फिर से वही कंडीशन बनेगी, द x इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड y इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो दिस इज द डिफेक्टिव जीन इज देयर, सो ये जो मेल है वो अफेक्टेड है। फिर से वो y यहाँ पर आ रहा है और x यहाँ से आता है, तो ये सन फिर से डिफेक्टिव हो जाता है एंड x एंड x, one x is coming from here and another x is coming from here, so this female is normal। so यहाँ पर जो y आ रहा है वो y एक एक्सटर्नल मेल से आ रहा है, इसलिए दोनों सन इस जनरेशन में नॉर्मल है। I hope you understood all about the pedigree analysis। एक चीज और यहाँ पर हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ट्रेट्स को कई बार हम कुछ क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं, दैट इज द सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। क्या होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स? ध्यान रहे इस बात का कि जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स होते हैं वो ऑटोजोम्स पर लोकेटेड होते हैं, तो जीन्स आर ऑटोजोमल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहे इस बात को कि सेक्स लिमिटेड है किस तक? सेक्स तक। ऑटोजोम्स पर लोकेटेड है एंड फाउंड इन बोथ सेक्सेस, क्योंकि दोनों ही सेक्सेस में मिलेंगे क्योंकि ऑटोजोम्स पर हैं, बट एक्सप्रेसेस ओनली इन वन सेक्स, केवल एक ही सेक्स में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए उनको सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हमने यहाँ पर कहा है। जैसे मिल्क ग्लैंड्स इन फीमेल, इट मींस द जीन विच कोड फॉर द मिल्क ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट द ग्लैंड्स डेवलप ओनली इन फीमेल, केवल फीमेल में ही वो ग्लैंड्स डेवलप हो पाती है। बियर्ड एंड डीप वॉइस इन मेल, सिमिलरली द जीन इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो केवल मेल में ही होता है, बियर्ड का। एंटलर्स इन मेल डियर, मस्कुलेचर डिफरेंस इन male and female, and we know that behind all this there are some hormones like estrogens and the testosterone, like testosterone is also known as the male hormone। Now we understand the sex influence traits। in sex influence traits, sex वहां पर उस trait को influence कर रहा है आने के लिए। So genes are located on autosomes, वो ये जीन्स भी ध्यान रहे ऑटोजोम्स पर लोकेटेड है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स बियरर, वो जो सेक्स है जो मेल या फीमेल है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस कैरेक्टर को आने के लिए। दैट इट अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन वन सेक्स बट एज कंपेयर टू द अदर वन, राइट। जैसे कि मेल के अंदर जो बार्डनेस है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल, और अगर मेल के अंदर ये बार्डनेस कोजिंग वाला जो जीन है दैट इज कैपिटल बी, अगर ये जीनोटाइप वहां पर आ जाता है या ये जीनोटाइप वहां पर आ जाता है तो बार्डनेस कोज कर देता है इन केस ऑफ मेल। लेकिन अगर फीमेल में ये जीनोटाइप आता है
और ये जीनोटाइप आता है, तो केवल यही एक जीनोटाइप ऐसा होता है जो फीमेल में बाल्डनेस कोज कर सकता है। लेकिन अगर वहां पर इस तरह का जीनोटाइप है तो वहां पर नो बाल्डनेस होती है। तो इस तरह से इस तरह के जो ट्रेड्स जो एक सेक्स के थ्रू इन्फ्लुएंस किए जाते हैं उनको सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स हम कहते हैं। थर्ड हम यहाँ पर लेते हैं दैट इज होलैंड्रिक ट्रेड्स। होलैंड्रिक ट्रेड्स वो होते हैं जो वाई लिंक से कनेक्टेड होते हैं, जो वाई लिंक्ड होते हैं, जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इस तरह ये वाला पूछा जाता है। सो वाई लिंक ट्रेड्स जो कि इनको हम होलैंड्रिक ट्रेड्स कहते हैं, इनहेरिटेड बाय मेल टू मेल। एग्जाम्पल TDF हमने पढ़ा है, टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी एंड पोरकर्पिन स्किन। ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ये वाई लिंक्ड होते हैं। I hope you enjoyed this lecture and understood all about the pedigree analysis. If you liked the video, please press the button of the like and subscribe the channel. Thank you so much for watching this lecture.